एक 6 साल की बच्ची जो विद्यालय पहुंचती है, विद्यालय में है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको जो विद्यालय परिसर के टीचर थे, उस बच्ची को घर तक पहुंचाने के लिए एक वैन का इंतज़ाम करते हैं। उसको घर भिजवा दिया जाता है कि बेटा तुम्हारी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। एक बार उसको दवा भी खिलाई गई लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं आया, तब उसको उसके घर भिजवा दिया जाता है। स्कूल की वैन उसको छोड़ने आती है घर तक, और जैसे ही बच्ची घर के गेट के अंदर प्रवेश करती है तो वैन वहाँ से फिर चली जाती है। बच्ची अंदर घर के प्रवेश करती है और जाती है, मम्मी मम्मी आवाज़ लगाती है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। उसको लगा था कि कोई नहीं, लेकिन अंदर उसकी मम्मी थी। जब थोड़ी देर बैठने के बाद उसको अजीब अजीब घर के अंदर आवाज़ें आने लगी, तब उसने खड़े होकर देखा कि पास के ही कमरे से, हमारे ही घर से आवाज़ आ रही। तो जब घर के जंगले के दराज से उसको अंदर का देखा तो उसकी मम्मी नग्न अवस्था में किसी अंकल के साथ लेटी थी। अंकल भी नग्न अवस्था में थे। यह आपत्तिजनक हालत में देखकर अपनी मम्मी को और पास के एक अंकल को बेटी घबरा जाती है। उस 6 साल की बच्ची, उसको क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। जब बेटी ऐसा नज़ारा देखती है तो बिल्कुल गुमसुम सी हो जाती है और दरवाजे के ही साइड में यानी कि किनारे में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी दोनों की हवस शांत हो जाती है, तब धीरे से जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति निकलता है बाहर। जितेंद्र कुमार यादव नाम होता है उनका। बाहर निकलता है तो प्रियंका की तरफ यानी उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखता है एकटक, और वो बच्ची भी उसकी तरफ एकटक देखती है, क्योंकि बच्ची उसको पहचान नहीं पा रही थी। जब और देखते देखते वो अंकल वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि जितेंद्र वहाँ से देखते देखते निकल जाता है। जितेंद्र को शक हो जाता है कि शायद इस बच्ची ने अगर हमारा भंडा फोड़ कर दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यही सोचता जितेंद्र वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ निकलती है वहाँ से। माँ निकलते ही बच्ची को गोद में ले लेती है और कहती है, बेटा आज तुम्हारी छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। लेकिन जैसे ही बेटी को अपने गोद में लेती है तो उसको समझ में आता है कि बच्ची की तबीयत खराब है। बहलाती फुसलाती है और बच्ची से कहती है कि बेटा आज जो तुमने अंदर देखा, इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना। लेकिन बेटी उस समय कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसने जो देखा था उसकी ज़बान बंद हो गई थी, गुमसुम सी हो गई थी बेटी। ऐसा कुकृत्य देखकर होता क्या है, जब बेटी को समझाती थी माँ तब नहीं बोलती थी बेटी। इसी तरह उनका सिलसिला चलता रहता है मिलने मिलाने का। धीरे धीरे होता क्या है, एक दिन ऐसा दिन आता है कि पास के ही गांव में एक निमंत्रण होता है, क्योंकि उनके पिताजी, रिश्तेदारी में ही निमंत्रण होता है, क्योंकि उनके पिताजी गांव में रहा नहीं करते थे। पास के शहर में वो काम किया करते थे मजदूरी का, और गांव में माँ और बेटी ही रहा करती थी। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि एक दिन उसकी मम्मी का निमंत्रण आता है। तो निमंत्रण के लिए मम्मी कहती है कि बेटा आज तुम स्कूल भी नहीं जाओगी, और मेरा निमंत्रण है पास के गांव में आज रात, यानी कि मैं दिन में जाऊंगी और कल की रात वापस आ जाऊंगी। तो तुम्हें उसको काम समझा देती है घर का। घर में 2 भैंसें होती हैं, गरीब होते हैं तो घर में 2 भैंसें होती हैं। तो भैंसों के चारा लगाने के लिए उससे बेटी से कहती है कि बेटा, उससे खेत बताती है कि फलाने अंकल के खेत से तुम चारा ले आना और भैंसों के डाल देना, और कल तक मैं वापस आ जाऊंगी। बेटी कहती है ठीक है मम्मी। अब उसकी तबीयत भी सही हो चुकी थी। बेटी कहती है ठीक है मम्मी आप जाइए। सुबह के 10 बजे उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। होता क्या है, बच्ची के लिए खाना वाना बनाकर रख जाती है ताकि उसको बनाना ना पड़े। बच्ची फुर्सत में ही होती है। थोड़ी देर बाद वहीं करीब 11 बजे के लमसम जितेंद्र आता है वहीं अंदर घर की, जो गांव का ही जिम्मेदार का एक बेटा होता है। जितेंद्र घर आता है बच्ची को आवाज़ लगाते हुए। तो बच्ची बोलती है, जी अंकल बताइए क्या बात है। तो बच्ची से कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी ने हमसे कहा है कि मेरी बेटी से कह देना कि हमारे खेत से थोड़ा सा चारा ले आए और भैंसों के डाल दे, ताकि मम्मी आपकी नहीं आएगी। तो बेटी कहती है ठीक है अंकल, मैं ले आऊँगी। थोड़ी देर बाद
करीब 12-1 बजे के लगभग बेटी चारा लेने के लिए वहाँ से प्रियंका चल देती है पड़ोस के अंकल के ही खेत में। जो खेत जिसका नाम होता है जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव के खेत में घर से थोड़ी ही दूर 1 किलोमीटर की दूरी में उसका खेत होता है। वहाँ जब वो चारा लेने जाती है तो थोड़ी देर बाद, थोड़ा ही उसने चारा काटा हुआ था, थोड़ी देर बाद जितेंद्र कुमार यादव भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उस बच्ची के पास जाता है जितेंद्र कुमार और उस बच्ची को वहाँ से पकड़ कर ईख के खेत में, बगल में ही गन्ने का एक खेत होता है, ईख के खेत के अंदर ले जाता है। जब उसको पकड़ कर अंदर ले जाता है तो बच्ची घबरा जाती है और कहती है, अंकल आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हैं, मुझे भैंसों के चारा डालने जाना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे काम बहुत है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और उसके 2-4 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि चुप चुप रहो, तुम कुछ बोलोगी नहीं। धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है। तब बच्ची घबराने लगती है, वो कहती है, अंकल मुझे डर लग रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए, क्या करने वाले हैं आप मेरे साथ। लेकिन वो दरिंदा उसको छोड़ता नहीं, उसके पूरे कपड़े उतार देता है, अब उसको नग्न अवस्था में कर देता है। बच्ची रोने का प्रयास करती है लेकिन उसको पीटता है और बगल में ही एक गन्ने का टुकड़ा पड़ा होता है, उसके मुंह में उस टुकड़े को ठूंस देता है। जब बच्ची के मुंह में वो टुकड़ा ठूंस देता है तो बच्ची का मुंह बंद हो जाता है, आवाज़ नहीं आने लगती। अब वो जितेंद्र कुमार यादव उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध करता है, यानी कि बलात्कार करता है। जब तक वो थक नहीं जाता तब तक उसके साथ बलात्कार करता रहता है। बलात्कार करने के बाद उस बच्ची की दोनों आंखें फोड़ देता है और कहता रहता है कि तूने इन्हीं आंखों से देखा था ना हम दोनों को। फिर भी बेटी अभी उसकी सांसें चल रही थी, बेटी जिंदा थी, लेकिन फिर भी नहीं वो पसीजा। जब उसकी सांसें चल रही थी तो उसने गन्ने की पत्तियों को तोड़कर और लपेट कर उससे उसके फांसी का फंदा बनाकर उसको फंदा लगा के गला घोंट देता है उसका। प्रियंका वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसका रेप करने के बाद उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तब वो एक के खेत से झांक कर देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं। जब देखता है कि मैदान साफ है, आसपास कोई नहीं है, तब वहाँ से वो उस बच्ची को उठाकर पास में ही एक बाघा नदी होती है, बाघा नदी के नज़दीक उसको ले जाता है। और बाघा नदी के नज़दीक रेतीला एरिया होता है, तो रेतीले एरिए में एक छोटा सा गड्ढा करता है और उस गड्ढे में उस बच्ची को दफना कर वहाँ से चला जाता है। जब चला जाता है, उस एक दिन मैटर पूरा शांत रहता है। जब उसकी मम्मी सुबह वापस आती है, देखती है कि घर में कोई नहीं है और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कल से भैंसों के किसी ने चारा भी नहीं डाला। जब ऐसा सब कुछ देखती है और बच्ची को 2-3 बार पुकारती है लेकिन बच्ची नहीं मिलती, तो सोचती है कि पास पड़ोस के किसी के घर में होती है, आस पड़ोस में पता लगाती है लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। रात हो जाती है, रात तक बच्ची का पता नहीं चलता। जब रात हो जाती है, रात के 9 बज जाते हैं, तब वो थाने के तरफ रुख करती हैं अपना और जाती है थाने में, रिपोर्ट लिखाती है कि मेरी बच्ची गायब है और बच्ची मेरी अकेली थी घर में, पूरा मैटर बताती है। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आप थोड़ा सा और पास पड़ोस में पता कर लीजिए, रिश्तेदारी में पता कर लीजिए, अगर नहीं मिलेगी तो इसके बाद आप हमसे बताइए, हम मामले का संज्ञान में लेंगे। तब वो फिर ढूंढना शुरू कर देती है, गांव के भी पड़ोसियों को 2-4 को लेकर फिर से तलाशी करना शुरू कर देती है, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। फिर कुछ पड़ोसी और वो औरत मिलकर थाने जाते हैं और 4-5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं, नामजद। जब नामजद FIR दर्ज करा देते हैं तब पुलिस वाले भी अपना एक्शन शुरू कर देते हैं। उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो पास के ही मोहल्ले के होते हैं, जिनमें उनको शक होता है, जिनसे 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाने में ले जाती है पुलिस। इसके बाद अब गांव और परिवार उसका सब कोई उस लड़की की खोज में डट जाता है।
खोजते खोजते सुबह हो जाती है लेकिन बच्ची का पता नहीं चलता। तो सुबह उस नदी में कुछ लोग नहाने जाया करते थे, पड़ोस के पास में ही नदी थी। तो दो लड़के वहाँ नहाने गए थे, तभी नहाकर वापस आ रहे थे तो जिस गड्ढे में उस बच्ची को गाड़ा गया था उसी रास्ते से वो आ रहे थे, तब उस गड्ढे में एक लड़के का पैर पड़ जाता है। जब पैर पड़ जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा गहरा नहीं खोदा गया था, जल्दी जल्दी खोद कर गाड़ा गया था, तो उसका पैर पड़ जाता है। तब उसको महसूस होता है कि अंदर कुछ गुलगुल समझ में आ रहा है। जब वो हाथ डाल कर देखता है तो बच्ची का हाथ दिखाई देता है। जब हाथ पकड़ कर उसको खींचते हैं तो उस बच्ची को पहचान जाता है कि ये तो राम सेवक भाई साहब की लड़की है। जब उसको पहचान जाता है तब गांव में खबर पहुंचती है, धीरे धीरे वहां मजमा लग जाता है, पुलिस भी आ जाती है ऑन द स्पॉट। उस लड़की की हालत देख पूरा गांव तंग हो जाता है, यानी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसकी आंखें फोड़ी गई थी, इसके बाद गला घोंटा गया था। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाती है। उसकी मम्मी अब रो रही थी, बिलख रही थी, उसको अभी भी पता नहीं था आखिर मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या है और किसने क्या किया। जब पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है तब उसकी जांच होती है, तब पता चलता है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसके आंखें फोड़ दी गई हैं, फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। ऐसा मामला सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। पूरा गांव दर्द से कांप उठता है और दहल जाता है, क्रोध में आ जाता है पूरा गांव। अब पुलिस उन 5 अपराधियों के ऊपर अपना कड़ा प्रहार शुरू कर देती है, बारी बारी से एक एक को पीटना शुरू करती है। जब पीटना शुरू करती है तो बाकी के 4 बोलते हैं कि इस मैटर में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको फर्जी फंसाया जा रहा है। तो पुलिस वाले इतना पीटने के बाद सोचते हैं कि अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि इनका कोई हाथ ना हो। फिर इसके बाद 5वें का जब नंबर आता है तब 5वें को भी पुलिस अच्छी पिटाई करती है। तब 5वें की जब पिटाई होती है तब वो अपना पूरा मामला कबूल कर लेता है और पूरा मैटर बताता है। जिसका 5वां वही था जिसका नाम होता है संतोष कुमार, वो जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, पूरी स्टोरी फिर पुलिस वालों से बताता है कि मेरा इसकी माँ के साथ अवैध संबंध था और अवैध संबंध के चलते हम दोनों अक्सर मिला करते थे घर में। एक दिन इस बच्ची ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसको हमने समझाया भी था, इसकी माँ ने भी समझाया था कि इस सब के बारे में अपने पापा को नहीं बताना, लेकिन ये बच्ची मानी नहीं, कुछ बोली नहीं और इसके चलते मैंने इसके साथ बलात्कार किया और इसका मर्डर किया। जब पूरा जुर्म पूरी खुलासा हो जाता है तब उस बंदे को जेल में बंद कर दिया जाता है। अब गांव में उसके गांव वाले सब मिलकर उसके घर में आग लगा देते हैं जिसने ऐसा जुर्म किया था। गांव में बहुत आक्रोश हो जाता है, लेकिन किसी तरह से पुलिस वाले मामला सुलझाते हैं और जल्द से जल्द उसको फांसी देने की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, मैं आपको सतर्क करना चाहता था। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।